हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीसी जनरेटर के भाग। हमने पिछले वीडियो में डीसी जनरेटर, आर्मेचर वाइंडिंग और डीसी जनरेटर के सिद्धांत और संरचना के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो पिछले वीडियो का हमने पढ़ा हुआ आप सबको याद होगा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में डीसी जनरेटर के भाग। तो डीसी जनरेटर क्या होता है? डीसी टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। इसे उत्तेजना के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। जैसे कि डीसी जनरेटर दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पृथक उत्तेजक जनरेटर, स्व उत्तेजक जनरेटर अर्थात सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर और सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? स्थायी चुंबक जनित्र और विद्युत चुंबक जनित्र। स्थायी चुंबक जनित्र भी कितने भाग, विद्युत चुंबक जनित्र को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। श्रेणी विद्युत चुंबक जनित्र और श्रेणी शंट और कंपाउंड, तीन भागों में इसको बांटा गया। इसे बघा कंपाउंड को भी दो भागों में बांटा गया है, संचय यौगिक जनित्र और विभेदी यौगिक अर्थात कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र। और संचय कम्युलेटिव कंपाउंड को और विभेदी को, इनको दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद आता है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो इस जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग को अलग से डीसी सप्लाई देकर उत्तेजित किया जाता है। इसमें डीसी सप्लाई के लिए बैटरी या रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग निम्न वोल्टेज और उच्च धारा के लिए किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग और धातु शुद्धिकरण के लिए सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर क्या होता है? इस जनरेटर में अलग से डीसी सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है। यह जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, स्थायी चुंबक जनरेटर और विद्युत चुंबक जनरेटर। स्थायी चुंबक जनरेटर होता है यह डीसी का एक छोटा जनरेटर होता है। इसे मैग्नेटोग्राम से या डायनामो नाम से जाना जाता है। इसकी अधिकतम आरपीएम कितनी होती है? 160 होती है। इसका उपयोग मेगर, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि में किया जाता है और इसकी अधिकतम वोल्टेज होता है 500 वोल्ट। इसके बाद आता है विद्युत चुंबकीय जनित्र। विद्युत चुंबकीय जनित्र क्या होता है? इसमें फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर द्वारा उत्तेजित किया जाता है, लेकिन इसके पोल में अवशिष्ट चुंबकत्व होना आवश्यक है। इसे वाइंडिंग संयोजनों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, डीसी सीरीज, डीसी सीरीज और डीसी शंट और डीसी कंपाउंड जनरेटर। तो अब बढ़ते हैं हम डीसी सीरीज के अंदर, डीसी श्रेणी जनित्र। तो इस जनरेटर में सीरीज फील्ड को मोटे तार से बनाया जाता है, क्योंकि इसमें से लोड करंट IL गुजरती है, जैसे कि इसका ये डायग्राम है। इसके बाद आता है यह कम प्रतिरोध और कम चक्र और कम गेज संख्या की होती है। कौन सी मोटर? डीसी सीरीज मोटर। यह जनरेटर को सदैव लोड जोड़कर स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि नो लोड पर इसमें EMF उत्पन्न नहीं होता है। इसका उपयोग क्या किया जाता है? इस जनरेटर का उपयोग डीसी ट्रांसमिशन लाइनों में हुए वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए किया जाता है। बूस्टर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी धारा समीकरण होती है IA बराबर IAC IL। वोल्टेज समीकरण होती है VT बराबर EG माइनस IA RA प्लस ISC RSE और VT बराबर EG माइनस IA R0 IAC। EG बराबर VT प्लस IA R0 प्लस RAC। IA बराबर होता है EG माइनस VT अपॉन R0 RSE। RAC क्या है? सीरीज में, और R0 इसके बाद आता है डीसी शंट जनरेटर। डीसी शंट जनरेटर क्या होता है? इसमें शंट फील्ड पतले तार की बनाई जाती है, क्योंकि इसे सप्लाई वोल्टेज के बराबर वोल्टेज सहन करनी होती है। शंट फील्ड अधिक प्रतिरोध, अधिक चक्र, अधिक गेज संख्या की बनाई जाती है। इसे सदैव नो लोड पर स्टार्ट किया जाता है। इसके बाद आता है आर्मेचर धारा। आर्मेचर धारा होती है IA बराबर IL प्लस IAC और वोल्टेज समीकरण होती है VT बराबर EG माइनस IA RA और EG बराबर होता है VT माइनस IA RA। IA बराबर होता है EG माइनस VT अपॉन RA, क्योंकि इसमें शंट फील्ड के स्टार्टिंग के समय उच्च धारा की आवश्यकता होती है, जैसे कि डीसी शंट जनरेटर का सर्किट डायग्राम आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे कि इसमें आर्मेचर और शंट वाइंडिंग और यहाँ पर इनपुट वोल्टेज दिया जाता है। इसके बाद इसमें क्या उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है आप केंद्रीय पंप में या सेंट्रीफ्यूगल पंप में, बैटरी चार्जिंग में, एक्साइटर के रूप में और लिफ्टिंग लोड में
और यह एक स्थिर वोल्टता जनरेटर है। इसके बाद अगला जनरेटर आता है, इसमें आता है इसके अभिलक्षण। इसके अभिलक्षण क्या क्या है? यह जनरेटर फील्ड करंट का मान बढ़ने पर उत्पन्न ईएमएफ भी बढ़ता है, लेकिन जैसे ही फील्ड संतृप्त अवस्था धारण करती है तो उत्पन्न ईएमएफ का मान भी स्थिर हो जाता है। इस जनरेटर में आर्मेचर धारा बढ़ने पर उत्पन्न ईएमएफ का मान घटता है। इस जनरेटर में लोड धारा बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज में थोड़ी कमी आती है। वोल्टेज कम होने के कारण आर्मेचर प्रतिक्रिया, आर्मेचर प्रतिरोध और आर्मेचर प्रतिघात। इसके बाद आता है डीसी कंपाउंड जनरेटर। ये वह जनरेटर जिसमें सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों का प्रयोग किया जाता है, यह डीसी कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। इस जनरेटर में दोनों वाइंडिंग एक ही पोल पर लपेटी जाती है। इसमें पतले शंट फील्ड लपेटी जाती है, फिर अचानक आवरण चढ़ाकर सीरीज फील्ड लपेटी जाती है। इसे जनरेटर को चुंबकीय क्षेत्र में आधार पर दो भागों में बांटा गया है। चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर डीसी कंपाउंड को दो भागों में बांटा गया है, कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड। तो कम्युलेटिव कंपाउंड में हम पढ़ेंगे कि संचयी यौगिक जनरेटर। संचयी यौगिक जनरेटर है वह जनरेटर जिसमें सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों का चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे का सहयोग करता है, संचयी यौगिक जनरेटर कहलाता है। इसके बाद आता है कम्युलेटिव कंपाउंड या डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो इसमें आता है, इसके एक मिनट इसमें थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। इसका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र सीरीज फील्ड व शंट फील्ड के चुंबकीय क्षेत्र का योग होता है, जैसे कि फाई आर बराबर फाई एस एच प्लस फाई एस सी। और ईएमएफ इक्वेशन क्या होती है? ई जी बराबर वी टी प्लस आई ए आर ए प्लस आई ए सी आर ए सी। आई ए बराबर होता है आई ए सी, ई जी बराबर वी टी प्लस आई ए आर ए प्लस आर ए सी। जनरेटर को सीरीज फील्ड के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। और कंपाउंड जनरेटर वह जनरेटर जिसमें लोड बनाने पर टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ता है, और कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। इसकी सीरीज फील्ड में चक्रों की संख्या अधिक रखी जाती है। इसका उपयोग लंबी दूरी फीडर में सप्लाई देने के लिए किया जाता है, जैसे कि रेलवे मार्ग और स्ट्रीट लाइट में। इसके बाद आता है लेवल प्लेट कंपाउंड जनरेटर। वह जनरेटर जिसमें समतल यौगिक जनरेटर लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज स्थिर रहती है, लेवल कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। इसमें सीरीज फील्ड में चक्रों की संख्या कम रखी जाती है। इसका उपयोग क्या किया जाता है? इसका उपयोग निकट या पास के विद्युत शक्ति देने के लिए किया जाता है, जैसे कि लेथ मशीन। और इसके बाद आता है अधोयौगिक जनित या अंडर कंपाउंड जनरेटर। अंडर कंपाउंड जनरेटर क्या होता है? वह जनरेटर जिसमें लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज घटती है, अंडर कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। इसकी सीरीज फील्ड सबसे छोटी रखी जाती है। इसका उपयोग क्या किया जाता है? इसका उपयोग प्रयोगशाला में या इलेक्ट्रोप्लेटिंग के रूप में किया जाता है, जैसे कि इनके अभिलक्षण इनके डायग्राम इस प्रकार है, और कंपेयर लेवल शंट और अंडर कंपाउंड। इसके बाद अगला आता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर क्या होता है? वह जनरेटर जिसमें सीरीज फील्ड और शंट फील्ड का चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे का विरोध करता है, तो इसे विभेदी यौगिक जनरेटर कहते हैं। इसका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र सीरीज फील्ड और शंट फील्ड के चुंबकीय क्षेत्र का अंतर होता है, फाई आर बराबर फाई एस एच माइनस फाई एस ए। इसका उपयोग आर्क वाइंडिंग में किया जाता है। इसमें लोड करंट बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज तीव्र गति से घटती है, अर्थात आई लोड बढ़ेगा तो वोल्टेज घटेगी, आई बढ़ेगा तो वी टी घटेगा इसका। और इसमें फाई आर बराबर होता है फाई एस एच माइनस फाई ए सी, अर्थात शंट फील्ड का फ्लक्स माइनस सीरीज फील्ड का प्रोडक्ट क्या होता है? इसका रिलेवेंट फ्लक्स होता है। इसके बाद आता है दिक् परिवर्तन या कम्युटेशन। जब धारा की दिशा में परिवर्तन होता है तो उसे कम्यूटेशन कहते हैं, क्योंकि कार्बन द्वारा कम्यूटेटर के दो खांचे शॉर्ट होते हैं। जनरेटर दो प्रकार के का कम्यूटेशन पाया जाएगा। दो प्रकार से दिक् परिवर्तन जनरेटर में दो प्रकार से दिक् परिवर्तन कम्यूटेशन पाया जाता है, जैसे कि स्मूथ दिक् परिवर्तन और रफ दिक् परिवर्तन। इसमें क्या था? जब धारा की दिशा में परिवर्तन धीरे धीरे होता है तो इसमें स्मूथ
कहते हैं या स्मूथ दिक् परिवर्तन कहते हैं। इसके बाद होता है रफ दिक् परिवर्तन या रफ कम्यूटेशन। वह धारा की दिशा में परिवर्तन तीव्रता से होता है तो उसे रफ कम्युनिकेशन कहते हैं। जब धारा की दिशा में परिवर्तन तीव्र गति से होता है तो रफ कम्युनिकेशन, और जब धीरे धीरे होता है तो उसे स्मूथ कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके बाद इसके कारण कम्यूटेटर पर स्पार्किंग या चिंगारी उत्पन्न होती है। रफ दिक् परिवर्तन में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं? इसके लिए कम्यूटेटर गर्म हो जाता है। रफ दिक् परिवर्तन से क्या होता है? कम्यूटेटर गर्म होता है, जैसे कि अभ्रक या माइका का इंसुलेशन जल जाता है। उसके बाद होता है कम्यूटेटर पर कार्बन की मात्रा जमा हो जाती है, जिससे आर्मेचर वाइंडिंग शॉर्ट हो जाती है। इसका निवारण क्या है? प्रतिरोध तार के प्रयोग से इसका निवारण किया जाता है। उच्च प्रतिरोध में के ब्रूस्लो का प्रयोग करके भी इस दोषों से बचा जा सकता है, और इंटरपोल वाइंडिंग के द्वारा भी इन दोषों से बचा जा सकता है। इंटरपोल वाइंडिंग को मोटे तार की बनाई जाती है, जिसे अंतर्ध्रुव और आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है। दिक् परिवर्तन को कम किया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता, अर्थात दिक् परिवर्तन को कम तो कर सकते हैं पर समाप्त नहीं कर सकते। इसके बाद आता है आर्मेचर प्रतिक्रिया, आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ने वाला प्रभाव आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। इसके कारण मुख्य चुंबकीय क्षेत्र में 5% कमी आती है। इसके द्वारा निम्न प्रभाव उत्पन्न होते हैं: डी मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट या विद्युत चुंबकीय प्रभाव। उसके बाद क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट या विक्षोभ चुंबकीय प्रभाव। इसके बाद डी मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। आर्मेचर द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मुख्य चुंबकीय क्षेत्र को विचुंबकित करने का प्रयास करता है तो इसे विचुंबकन प्रभाव कहते हैं। इसमें अग्रपोल शीर्ष पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है। इसमें कौन कौन से दोष पाए जाते हैं? इसके कारण उत्पन्न ईएमएफ में कमी आ जाती है, दक्षता में भी कमी आ जाती है, चिंगारियाँ उत्पन्न होती है और अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। अर्थात आर्मेचर रिएक्शन के द्वारा इतने दोष आ जाते हैं। इसके बाद आता है इन दोषों से हम कैसे बचेंगे, अर्थात आर्मेचर रिएक्शन के द्वारा उत्पन्न दोषों से हम कैसे बच सकते हैं। तो आर्मेचर दोषों से बचने के लिए दो छोटे जनरेटरों में फील्ड वाइंडिंग में चक्रों की संख्या बढ़ाकर इसे समाप्त किया जा सकता है, लेकिन बड़े जनरेटर में आर्मेचर के श्रेणी क्रम में कंपनसेटिंग वाइंडिंग जोड़कर इसे समाप्त किया जा सकता है। इसके बाद आता है विक्षोभ चुंबकीय प्रभाव अर्थात क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। इस प्रभाव से GNA अर्थात ज्यामितीय उदासीन अक्ष या जियोमेट्रिक नेचुरल एक्सिस और MNA मैग्नेटिक नेचुरल एक्सिस एक ही ध्रुव पर होती है, जिसके अंतर्गत पोल शीर्ष पर चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होती है, लेकिन अग्रपोल शीर्ष पर चुंबकीय क्षेत्र में कमी आती है, जिसके कारण जनरेटर को ईएमएफ उत्पन्न नहीं हो पाता है। इसके बाद आता है इसका सॉल्यूशन क्या क्या है। मतलब अपन इसको शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, जियोमेट्रिक नेचुरल एक्सिस या मैग्नेटिक नेचुरल एक्सिस को अलग करने पर इस दोष को समाप्त किया जा सकता है, अर्थात गत पोल शीर्ष और ये होते हैं अग्रपोल शीर्ष को अलग कर दिया जाए तो शीर्ष से बचा जा सकता है। इसके बाद होता है डीसी जनरेटर की हानियाँ। कौन कौन सी हमें डीसी जनरेटर की हानियाँ होती है, चलिए वो भी हम पानी से वीडियो में पढ़ लेते हैं, पर ये वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी तो आप इसे कंटिन्यू पढ़िए और अच्छे से समझिए। तो डीसी जनरेटर में कौन कौन सी हानियाँ पाई जाती है। डीसी जनरेटर में दो प्रकार की हानियाँ पाई जाती है, जिसे कहते हैं स्थिर हानियाँ और अस्थिर हानियाँ। स्थिर हानियाँ पहले हम पढ़ेंगे स्थिर हानियाँ, फिर इसके बाद पढ़ेंगे स्थिर हानियाँ। तो स्थिर हानियों में आती है घर्षण हानियाँ और लोह हानियाँ, अर्थात मैकेनिकल लॉस एवं आयरन लॉस। और घर्षण हानियाँ भी दो प्रकार की होती है, वायु घर्षण और आंशिक घर्षण। और लोहा हानियाँ दो प्रकार की होती है, भंवरधारा या एडी करंट दोष या हिस्टेरिसिस हानि। जैसे कि वायु घर्षण 10 से 20% होता है जैसे, और भंवरधारा हानि होती है WE = F² और हिस्टेरिसिस हानि WE मतलब
भ्रमण धारा को एडी करंट को डब्ल्यू से डिनोट करते हो, डब्ल्यू हिस्टेरेट को डब्ल्यू एस से डिनोट किया जाता है। इसके बाद अस्थिर हानि होती है ताम्र हानि, आर्मेचर हानि। अस्थिर हानियों में पहली हानि होती है ताम्र हानि। अब ताम्र हानि को भी दो भागों में बांटा गया, कौन कौन सी, आर्मेचर हानि और फील्ड हानि। और आर फील्ड में भी दो प्रकार की होती है, श्रेणी फील्ड और श्रेणी फील्ड हानि। इसके बाद आता है कॉपर लॉस, ताम्र हानि क्या क्या होती है। तो ताम्र हानि के बारे में पढ़ लेते हैं। ताम्र होती है आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग व ब्रश संपर्क के कारण होने वाली हानि कॉपर लॉस कहलाती है। अर्थात आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग तो ब्रश तीनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, उसके कारण जो हानि उत्पन्न होती है उसे हम सिंपल भाषा में कॉपर हानि या ताम्र हानि कहते हैं। यह हानि धारा के वर्ग में होती है। यह हानि पूर्ण लोड हानि का 30% से 40% होती है। इसके बाद होता है आयरन लॉस। आयरन लॉस क्या होता है, यह चुंबकीय प्रभाव के कारण होती है। इस हानि को दो भागों में बांटा जाता है। हिस्टेरेसिस हानि WH बराबर BM की पावर 1.6 FV और V बराबर था कोर का आयतन और BM क्या होता है फ्लक्स घनत्व, F क्या होता है आवृत्ति और T क्या होता है पत्तियों की मोटाई। इसके बाद भंवरधारा हानि, भंवरधारा हानि क्या होती है W बराबर BM B स्क्वायर F स्क्वायर और T स्क्वायर। इसके बाद आता है मैकेनिकल लॉस या यांत्रिकी हानि, मैकेनिकल यानी यांत्रिकी या धातु हानि। उसके बाद वायु घर्षण और बियरिंग घर्षण के कारण होने वाली हानि यांत्रिक हानि कहलाती है। यह हानि पूर्ण लोड हानि की 10 से 20% होती है, जो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके बाद आती है डीसी जनरेटर की दक्षता। डीसी जनरेटर की दक्षता कहते हैं 85 से 95%। डीसी जनरेटर की दक्षता 85 से 95% होती है। आउटपुट और इनपुट का अनुपात दक्षता कहलाती है। दक्षता किसे कहते हैं अपन, आउटपुट और इनपुट का अनुपात। जैसे कि किसी भी मशीन को अपन कितनी इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और इससे अपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है, तो इसे हम कहते हैं आउटपुट और इनपुट। इसके बाद आता है BHP को अगर 735 मतलब BHP में क्या होता है 7 × 735.5 EG बराबर ये क्या है यांत्रिकी में। और इसके बाद होता है जनरेटर में क्या होता है EG × IA और इलेक्ट्रिकल में क्या होता है V × IL। यांत्रिकी दक्षता क्या होती है NM बराबर EG × IA BHP × 735.5। उसके बाद होता है विद्युत दक्षता कहते हैं NE बराबर V × IL अपॉन EG × IA। इसके बाद आती है व्यावसायिक दक्षता। व्यावसायिक दक्षता क्या होती है ओवरऑल एफिशिएंसी या ओवरऑल एफिशिएंसी। तो N ऑल बराबर NM × NE और N ऑल बराबर EG × IA इसका अपॉन B। अर्थात अपन व्यावसायिक दक्षता निकालने के लिए ओवरऑल मतलब जो भी पहले दो दक्षता निकाली थी अपन ने कौन कौन सी निकाली थी, यांत्रिक दक्षता और विद्युत दक्षता का अनुपात ही क्या कहलाता है N ऑल या व्यावसायिक दक्षता कहलाता है। इसे हमको सिंबल की भाषा में कहते हैं यांत्रिक दक्षता। अब इनको दोनों को कंपेयर करने के बाद ये क्या होता है, ये दोनों अपोजिट ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे और क्रॉस होने के बाद फॉर्मूला बनता है V × IL अपॉन BHP × 735 × 100 जो कि यांत्रिक दक्षता जो कि प्रतिशत में दर्शाई जाती है। अगर आप हमारे चैनल पर तो इस प्रकार से अपना यह चैप्टर पूर्ण होता है। इसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे कोई सा भी जो कि आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपका जो आपकी वीक टॉपिक हैं तो हम उसको अच्छे से डिस्कस करें और अच्छे से पढ़े। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।